जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं ओब्लिक कोलिजन के बारे में, यानी कि हमारी जो तिर्यक टक्कर है वो होती क्या है। ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे तिर्यक टक्कर होता क्या है, फिर उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जिनको हम सॉल्व करेंगे। अगर दोस्तों अपनी लास्ट वीडियो है जिसमें हमने कोलिजन के बारे में पढ़ा था, वहाँ हमने इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, नॉन इलास्टिक कोलिजन यानी कि इन इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, सुपर इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, अपना परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, उन सभी के बारे में डिटेल में स्टडी किया था। साथ ही वहाँ हमने इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व की थी। अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो आप देखिएगा, ताकि इस वीडियो में जो कंसेप्ट हम यूज करेंगे वो समझने में अपने को आसानी हो। सबसे पहले देखते हैं ओब्लिक कोलिजन में वो होता क्या है। तो कोई भी दो मास है m1 और m2, ठीक है, ये किसी भी रैंडम डायरेक्शन के अंदर किसी u1 वेलोसिटी और u2 वेलोसिटी के साथ जा रही है। अब कोलिजन करने के लिए फर्स्ट कंडीशन क्या होती है? फर्स्ट कंडीशन ये होनी चाहिए कि हमारे जो मास m1 और m2 है वो एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आए। जब तक मास m1 और m2 है वो दोनों एक दूसरे के संपर्क में नहीं आएंगे, कॉन्टेक्ट में नहीं आएंगे, तो कोलिजन हो सकेगी कैसे? अच्छा दोस्तों, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि क्या किसी भी कोलिजन के अंदर यहाँ एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है? नहीं लग रहा। यहाँ हमारे दोनों ऑब्जेक्ट है उनके मध्य कोलिजन होती है, तो हमारा जो m1 ऑब्जेक्ट है ये फोर्स लगाता है m2 पर, और जो m2 है वो फोर्स लगाएगा m1 पर। तो यहाँ पर जितने भी फोर्स जो अप्लाई हो रहे हैं वो कौन से हैं? इंटरनल फोर्स है। ठीक है। किसी भी तरह का एक्सटर्नल फोर्स तो लग नहीं रहा। जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा तो आप क्या कहेंगे कि एक्सटर्नल फोर्स है वो तो जीरो रहेगा। ठीक है। अब फोर्स है वो किसके बराबर होता है? हम जानते हैं फोर्स है वो बराबर होता है अपना चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब हमारा मोमेंटम है विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, ये भी क्वांटिटी किसके बराबर आएगी? जीरो के बराबर आएगा। अब हम जानते हैं किसी भी संख्या का अगर हम डिफरेंशिएट करें और अगर वो जीरो आए, तो वो कब जीरो आएगी? जब हमारी वो संख्या है वो एक कांस्टेंट संख्या हो। वेरिएबल होगी तो जीरो आएगी नहीं। तो यहाँ पर हमारा जो मोमेंटम है वो भी क्या आएगा? एक कांस्टेंट संख्या आएगा। ठीक है। तो इससे आप क्या समझ रहे हो कि चाहे किसी भी तरह का कोलिजन क्यों ना हो, चाहे वन डायमेंशन में कोलिजन हो, चाहे टू डायमेंशन में कोलिजन हो, चाहे थ्री डायमेंशन में कोलिजन हो, सभी के अंदर हमारा जो चेंज इन मोमेंटम है वो हमेशा कांस्टेंट होगा। यानी कि कोलिजन से पहले हमारे जो ऑब्जेक्ट है उनका जो मोमेंटम है, ठीक है, वो आफ्टर कोलिजन उनके मोमेंटम के बराबर रहेगा। ठीक है। तो इन्हीं दो चीजों को आधार बनाकर इस प्रॉब्लम को हम सोल्व करना सीखते हैं। अब जरा दोस्तों मुझे एक बात और बताइए कि जब हमने लास्ट वीडियो के अंदर वन डायमेंशन के अंदर कोलिजन देख रहे थे, तो उसमें कोलिजन के लिए दो हमने संभावित कंडीशनें मानी थी। पहली क्या थी? जब हमारे दोनों ऑब्जेक्ट है वो सेम डायरेक्शन के अंदर मोशन कर रहे थे। ठीक है। और दूसरा हमने क्या देखा था? जब हमारे दोनों ऑब्जेक्ट है वो एंटी डायरेक्शन के अंदर मोशन कर रहे हो। ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन के अंदर अगर मान लेते हैं ये वाला ऑब्जेक्ट, इसका मास m1 है और इसका मास m2 है, तो इनकी वेलोसिटी क्या है? मान लेते हैं इनकी वेलोसिटी u1 एंड u2 है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट 1 एंड 2 है वो आपस में कोलिजन करेंगे, तो उसके लिए क्या-क्या कंडीशन थी? पहली कंडीशन क्या थी? कि वो दोनों एक दूसरे के सीध में हों, सीध में होने चाहिए। और दूसरी क्या कंडीशन थी? कि हमारा जो ऑब्जेक्ट फर्स्ट है उसकी जो वेलोसिटी u1 है वो हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए u2 से। ठीक है, वरना तो कोलिजन होगा ही नहीं। दूसरा क्या था? कि यहाँ पर अगर विपरीत डायरेक्शन में अगर मोशन कर रहे हैं तो सिर्फ एक ही कंडीशन होनी चाहिए कि वो एक दूसरे के सीध में हों। अगर सीध में नहीं होंगे, एक ही रेखा के अंदर नहीं होंगे, तो कोलिजन होगा ही नहीं। ठीक है, मैं एग्जांपल देता हूँ। अगर मान लेते हैं u1 जा रहा है इधर और u2 जा रहा है इधर। ठीक है। हमारा ऑब्जेक्ट m1 है और m2 है, u1 u2 वेलोसिटी से जा रहे हैं, परंतु इनकी जो क्रिया रेखा है यानी कि जो मोशन की जो लाइन है, उनके बीच में कोई डिफरेंस है, जैसे 5 मीटर है, 10 मीटर है, कुछ भी है, तो क्या इनमें कोलिजन होगा? नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गया हमारा वन डायमेंशन के अंदर कोलिजन। ठीक है। टू डायमेंशन, थ्री डायमेंशन में कोलिजन होगा, तब हम क्या करेंगे? तो देखिए, हमारी मान लेते हैं ऑब्जेक्ट है, ये मास m1 है और ये मास m2 है। ये किसी भी डायरेक्शन के अंदर मोशन कर रहे हैं। मान लेते हैं ये जा रहा है इधर u1 वेलोसिटी से, ये जा रहा है किसी भी डायरेक्शन में u2 वेलोसिटी से। हमें कुछ नहीं करना। हमें सिंपली क्या करना है? दोनों के जो सेंटर ऑफ मास है उनको मिलाने वाली एक लाइन खींचनी है। ठीक है। और उस लाइन के अंदर हम देखते हैं कि इसकी वेलोसिटी में चेंज कितना हो रहा है, बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन। तो इसमें एक कंसेप्ट है, याद रखिएगा, कि जब भी ओब्लिक कोलिजन होता है, तिर्यक टक्कर होती है, तो उस कंडीशन के अंदर जो चेंज इन मोमेंटम है, चेंज इन मोमेंटम, वो हमें देखना है किसकी डायरेक्शन में? सेंटर ऑफ मास की डायरेक्शन में। सेंटर ऑफ मास की डायरेक्शन में। समझ में आ गया? दोनों ऑब्जेक्ट को मिलाने वाली जो सेंटर ऑफ मास की जो लाइन होगी उस डायरेक्शन में देखना है। तो हम सिंपली क्या करेंगे? u1 का इधर वाली डायरेक्शन में कंपोनेंट देख लेंगे। ठीक है। और u2 है उसका भी इस डायरेक्शन में कंपोनेंट देख लेंगे। तो बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन हम इनके कंपोनेंट निकालेंगे और फिर उन कंपोनेंट को हम इक्वल रख देंगे, जैसे हम वन डायमेंशन में करते हैं, और किसी भी चीज़ का कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। ठीक है। चाहे इलास्टिक कोलिजन हो, चाहे नॉन इलास्टिक कोलिजन हो, दोनों कंडीशनों के लिए हमारा मोमेंटम वो तो कंजर्व रहता ही है। तो हम इस यहाँ भी पी इनिशियल इक्वल्स टू पी फाइनल लगाकर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है। मैं इसको एक अच्छा डायग्राम बनाकर फिर से समझा देता हूँ आपको। अब देखिए दोस्तों, कि यहाँ पर कोई भी दो ऑब्जेक्ट है वो कोलिजन करेंगे तो निश्चित तौर पर वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे। तो यहाँ पर जिस पॉइंट के ऊपर वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आए हैं,
तो उस पर हम स्पर्श रेखा खींचते हैं। ये हमने क्या खींच दी, स्पर्श रेखा खींच दी, ठीक है। तो इस स्पर्श रेखा का जो अभिलंब होगा, यानी कि जो परपेंडिकुलर जो लाइन होगी, वो हमेशा कहाँ से पास होगी, इन दोनों ऑब्जेक्ट को मिलाने वाली जो पॉइंट है वो कहाँ से पास हो रहे हैं, यहाँ सेंटर ऑफ मास से पास हो रहे हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करेंगे कि सेंटर ऑफ मास की ये जो लाइन है, लाइन के साथ से हमारा जो ये मास m1 है, उसकी वेलोसिटी है वो कितना डिग्री का एंगल बना रही है, मान लेते हैं ये एंगल है थीटा 1, ठीक है। इसी प्रकार से मास m2 है, वो मिलाने वाली रेखा के साथ कितना एंगल बना रही है, ये एंगल मान लेते हैं थीटा 2, ठीक है। तो आप जरा मुझे बताइए कि कंपोनेंट लेने तो आपको आते हैं, ये वाला u1 वेलोसिटी है और ये वाला एंगल अगर थीटा 1 है, तो जरा मुझे बताइए इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट कितना होगा। आप कहेंगे इस डायरेक्शन में तो इसका कंपोनेंट आ जाएगा u1 cos थीटा 1, और इस डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट आएगा, आप कहेंगे भाई इधर वाली साइड आ जाएगा u1 sin थीटा 1, आएगा ना। तो जरा ये कंपोनेंट की वैल्यू हम रखते हैं यहाँ पे, तो आप क्या कहोगे कि भाई इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट एक तो आ गया अपना u1 cos थीटा 1, और एक इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आया अपना, कितना आया, ये आ गया अपना u1 sin थीटा 1। इसी प्रकार से u2 के कंपोनेंट और निकालते हैं, क्या आएगा, एक तो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा, ये कौन सा आएगा, u2 cos थीटा 2, और एक आएगा इस डायरेक्शन में कंपोनेंट, कितना आएगा, u2 sin थीटा 2। तो दोस्तों यहाँ पर एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको आपको याद रखना है कि जो आपका चेंज इन मोमेंटम है, वो कंजर्व कौन सी डायरेक्शन में रहेगा, सेंटर ऑफ मास की डायरेक्शन में रहेगा। यहाँ पर यानी कि स्पर्श रेखा के जो परपेंडिकुलर अपनों ने जो लिया है, ये लाइन है, उसकी डायरेक्शन में तो हमारा रहेगा जो पी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल, जो मोमेंटम है कंजर्व रहेगा, संवेग संरक्षित रहेगा, ठीक है। परंतु हमारा स्पर्श रेखा की दिशा के अंदर जो वेग के कंपोनेंट आए हैं, जैसे कि आपका u1 sin थीटा 1 एंड अपना u2 sin थीटा 2, इनके अंदर क्या रिलेशन होगा। तो देखिए बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन जो स्पर्श रेखा की दिशा में है, स्पर्श रेखा की दिशा के अंदर जो वेग के कंपोनेंट है, वेग के घटक हमेशा बराबर रहेंगे, हमेशा बराबर रहेंगे, यानी कि u1 sin थीटा 1 इक्वल टू किसके बराबर होगा, u2 sin थीटा 2, याद रहेगा ना आपको। हमेशा स्पर्श रेखा की दिशा के अंदर वेग के घटक है वो बराबर रहेंगे, और जबकि चेंज इन मोमेंटम है वो कौन सी डायरेक्शन में आएगा, नहीं, मोमेंटम कंजर्वेशन है वो कौन सी डायरेक्शन में अपने लगाएंगे, जो स्पर्श रेखा के अभिलंब जो अपनों ने ये लाइन मानी है उस डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, मान लेते हैं हमारे दो मास है m1 और m2, बिफोर कोलिजन है, इनकी वेलोसिटी है, उनके कंपोनेंट कितना है, इसका कंपोनेंट है ये अपना है u1 cos थीटा 1, और इसका जो कंपोनेंट है ये कितना है u2 cos थीटा 2। आफ्टर कोलिजन है, इनकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, v1 एंड v2 हो जाती है। तो जरा मुझे बताइए कि इनका मोमेंटम क्या होगा। तो इनिशियल पोजीशन में इसका जो मोमेंटम है वो अपना हो जाएगा m1 u1 cos थीटा 1 प्लस अपना m2 u2 cos थीटा 2, ठीक है। ये पी इनिशियल हो गया। पी फाइनल क्या है, पी फाइनल आप कहेंगे m1 v1 प्लस m2 v2, ठीक है। अब हम क्या जानते हैं, मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है, तो पी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल। तो यहाँ से आप बड़े ही मजे से ये बोल सकते हो कि m1 u1 cos थीटा 1 प्लस m2 u2 cos थीटा 2 इक्वल टू किसके बराबर होगा, m1 v1 प्लस m2 v2। क्या इसको आप थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। ये आ जाएगा आपका u1 cos थीटा 1 माइनस v1, ठीक है। और इसी प्रकार से इधर आप देखोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा m2 v2 माइनस u2 cos थीटा 2। तो सेम वैसा ही आ गया ना, ये वाला अपना क्या रहा है, ये आ रहा है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, और ये वाला क्या है अपना वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ठीक है ना। तो ई भी अपनों ने निकाला था, क्या था अपना ई, तो कोफिशिएंट ऑफ रिस्ट्रिक्शन यानी कि जो प्रत्यावस्था गुणांक है वो किसके बराबर आएगा अपना, वो अपनों ने देखा है किसके बराबर था, मॉड्यूल ऑफ अपना वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या था, v2 माइनस v1 अपॉन मोड u2 माइनस u1, ठीक है ना। तो जरा मुझे बताइए इलास्टिक कोलिजन के लिए ई की वैल्यू क्या होती है, इलास्टिक कोलिजन के लिए ई की वैल्यू होती है 1, ठीक है। परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन के लिए ई की वैल्यू क्या होती है, 0, कौन सी कंडीशन में, परफेक्ट इन इलास्टिक, ठीक है। तो बड़ी ही आसानी से इनकी वैल्यू आप बता सकते हो ना। तो जरा मुझे बताइए यहाँ v1 और v2 की वैल्यू जब पुट करोगे तो क्या आएगा अपने पास में, हमारे पास में आ जाएगा यहाँ पे देखिए, ये आ गया v2 माइनस v1, और नीचे वैल्यू पुट कीजिए, क्या आ जाएगा u2 है ना, तो u2 cos थीटा 2 माइनस ऑफ u1 cos थीटा 1, और ये आ गया इधर e, ठीक है। आपको क्वेश्चन में इलास्टिक दे रखा है, नॉन इलास्टिक दे रखा है, उसके हिसाब से आ जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर जो एनर्जी कंजर्वेशन है वो तो लगेगा ही, जो स्टार्टिंग में जो एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल
इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल। ये कौन सी कंडीशन में लेना है? ये हमें लेना है जब हम बात करेंगे इलास्टिक कोलिजन की। इलास्टिक कोलिजन, जब हम इन इलास्टिक की बात करेंगे तो उस कंडीशन के अंदर हमारा काइनेटिक एनर्जी इनिशियल डज नॉट इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल के बराबर रहेगा। ठीक है, याद रहेगा ना? दोस्तों इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमें दे रखा है कि कोई एक मास m है जो कि किसी u वेलोसिटी के साथ जा रहा है और जाकर टकराता है किसके साथ? कोई भी एक धरातल में या किसी सरफेस के साथ टकरा रहा है। हमें प्रत्यावस्था गुणांक है वो हमें दे रखा है e। ठीक है, ये जब टकरा रहा है तो ऊर्ध्वाधर के साथ में इसका जो एंगल बन रहा है वो हमें दे रखा है i के। ठीक है, आफ्टर कोलिजन है हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्षैतिज के साथ या ऊर्ध्वाधर के साथ क्या एंगल बना रहा है, उस एंगल r की वैल्यू है वो हमें कैलकुलेट करनी है। किस तरह से कैलकुलेट करेंगे इसको? तो देखिए सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो धरातल के साथ कोलिजन किस तरह से करता है। तो ये आपका हो गया धरातल, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये इस तरह से आ रहा है आते 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 और यहाँ पर ये इस तरह से टकरा रहा है। तो कोलिजन किस पॉइंट पर होगा? आप कहेंगे कोलिजन है वो तो इस पॉइंट पर होने वाला है। ठीक है, तो इस पॉइंट पे जब आप स्पर्श रेखा खींचोगे तो स्पर्श रेखा आपकी होगी ये वाली। ठीक है, कोलिजन पॉइंट पर स्पर्श रेखा यही होगी और उसका अभिलंब कौन सी डायरेक्शन में होगा? अभिलंब होगा अपना इस डायरेक्शन में, होगा ना? तो अपना जो मोमेंटम है वो कंजर्व कौन सी डायरेक्शन में रहेगा? मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा इस डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में रहेगा ना। तो हम क्या करेंगे कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसका बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन है इस परपेंडिकुलर लाइन यानी कि वाई डायरेक्शन के अंदर इसकी वेलोसिटी की कंपोनेंट निकालेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम इसका आफ्टर कोलिजन है, इसका जो वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी की वैल्यू क्या आएगी वो हम निकालेंगे। ठीक है, और फिर वहां से देखेंगे कि इस तरह से हम ये आर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मुझे बताइए यहाँ u के कंपोनेंट क्या-क्या बनेंगे? एक कंपोनेंट तो बनेगा हमारा इस डायरेक्शन में और एक कंपोनेंट बनेगा हमारा इस डायरेक्शन में। अगर ये वाला कोण है वो I है, तो क्या ये वाला एंगल है ये भी I होगा? होगा ना? तो यहाँ पर अपनी क्या वैल्यू आ जाएगी? आप कहेंगे कि u cos I है वो तो इधर वाली साइड बनेगा और इधर वाली साइड क्या बनेगा? u sin I। ठीक है ना? तो जरा मुझे बताइए बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन क्या वेलोसिटी होगी? मान लेते हैं आफ्टर कोलिजन है हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी कितनी है? आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी कितनी है? v वेलोसिटी है। ठीक है, तो e है उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन यानी कि v2 माइनस v1 बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच यानी कि u2 माइनस u1। अब जरा वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पर। यहाँ पर मुझे बताइए हमारा जो धरातल है क्या उसकी स्टार्टिंग में कुछ वेलोसिटी थी या अपना कोलिजन के बाद में कोई वेलोसिटी थी? आप कहेंगे नहीं थी। तो उस कंडीशन के अंदर हमारा यहाँ पर u1 और v1 की वैल्यू रख देते हैं 0 0 0 0 रखेंगे ना। तो आप अब जरा मुझे ये बताइए कि v1 और v2 की वैल्यू है, सॉरी u2 और v2 की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा? देखिए बिफोर कोलिजन अपना u2 है उसकी वैल्यू कितनी है? आप कहेंगे u cos I। ठीक है, आफ्टर कोलिजन की इसकी वैल्यू वेलोसिटी कितनी है? आप कहेंगे v है। तो यहाँ पर v की वैल्यू कितनी आ जाएगी? v की वैल्यू अपने पास में आ जाएगी e cos I के। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा जो क्षैतिज दिशा के अंदर ऊर्ध्वाधर दिशा के अंदर घटक क्या आ जाएंगे? देखिए हमने अभी थोड़ी देर पहले ही तो पढ़ा कि हमारा जब ऑब्जेक्ट है वो कोलिजन करता है तो उसके स्पर्श रेखा की दिशा के अंदर तो जो अपना वेलोसिटी के कंपोनेंट है वो कभी भी चेंज नहीं होते। तो स्पर्श रेखा की दिशा में कौन से कंपोनेंट है? तो यहाँ पर इस डायरेक्शन के अंदर जो कंपोनेंट है वो स्पर्श रेखा की दिशा में ही होगा। तो यहाँ पर वैल्यू क्या है इसकी? ये अपनी वैल्यू है u sin I। ठीक है ना, और ये कौन सी है? ऊर्ध्वाधर दिशा यानी कि सेंटर ऑफ मास जिस डायरेक्शन में उस डायरेक्शन के अंदर जो वेलोसिटी के कंपोनेंट है वो हमने कैलकुलेट कर ही लिए। ये इसकी वैल्यू कितनी है? ये अपनी थी cos I। ये बिफोर कोलिजन थी। आफ्टर कोलिजन क्या होगा कंपोनेंट? आफ्टर कोलिजन हमारा जो कंपोनेंट निकल कर आएगा ये आएगा अपना इधर वाली साइड निकल कर आया है EU cos I। ठीक है, एंड क्षैतिज दिशा के अंदर कंपोनेंट कभी चेंज नहीं होते। क्षैतिज दिशा में कंपोनेंट क्या निकल कर आएगा? अपना u sin I। जो पहले था वही रहेगा। ठीक है ना, तो जरा मुझे बताइए क्या यहाँ पर एक ट्राइंगल बन रहा है? ये वाला एक ट्राइंगल बन रहा है ना? तो इस ट्रायंगल में क्या आप बता सकते हो ये वाली जो लाइन है इसकी वैल्यू कितनी होगी? ये अपनी u sin I के बराबर होगा। तो यहाँ से ये जो अपने पास ट्रायंगल बना है इस ट्रायंगल के अंदर जब हम वेक्टर बनाकर इसके कंपोनेंट रखेंगे तो r की वैल्यू बड़े ही आसानी से अपने पास आ जाएगी। ये अपना आ गया u sin I। इधर वाली जो वैल्यू है ये किसके बराबर है? u cos I। और ये एंगल जो बन रहा है ये एंगल अपना r। ठीक है, तो जरा मुझे बताइए यहाँ से जो tan r है उसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी? tan r अपना आ जाएगा u sin I अपॉन ई यू कोस आई। ठीक है, जो करता है उसको काट देते हैं तो आप देखेंगे u है वो ऊपर नीचे कट जाएगा। साइन आई बाई कोस आई है, क्या इसको अपने टेन आई लिख सकते हैं? बिल्कुल लिखा जा सकता है। और यहाँ वन बाई ई रहेगा और साथ में क्या आ जाएगा? टेन आई के आ जाएगा। अब आर के अलावा बाकी जितनी भी संख्या है उसको बाहर ले जाएंगे तो यहाँ आ जाएगा टेन इनवर्स वन अपॉन ई टेन आई। ठीक है ना, यहाँ तक किसी को डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछेगा।
तो दोस्तों यहाँ पर हम एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट के ऊपर निकल कर आते हैं कि जब भी हम किसी भी ओब्लिक कोलिजन की बात करेंगे, तो जहाँ पर दोनों ऑब्जेक्ट है आपस में कोलाइड कर रहे हैं, तो जहाँ पर जिस पॉइंट पर वो आपस में कॉन्टेक्ट में आ रहे हैं, वहाँ हमें खींचनी एक स्पर्श रेखा। ठीक है? इस स्पर्श रेखा की दिशा के अंदर जो वेग के घटक आएंगे वो हमेशा समान रहेंगे, समान होंगे। यहाँ पर वेग के घटक कौन कौन से आ रहे हैं? इधर वाली साइड तो आप घटक देख रहे हो कितना है, u1 साइन थीटा वन, एंड इधर वाली साइड जो वेग का घटक आ रहा है वो कौन सा है अपना, u2 साइन थीटा टू। तो आप क्या कहोगे, u1 साइन थीटा वन इक्वल टू किसके बराबर है, u2 साइन थीटा टू। ठीक है? इसी प्रकार से इसका जो स्पर्श रेखा के अभिलंब जो अपनों ने डाला है, उस अभिलंब की डायरेक्शन के अंदर जो वेग के घटक आ रहे हैं, वहां पर अपना क्या लगाएंगे, संवेग संरक्षण का सिद्धांत। क्या लगाएंगे, संवेग संरक्षण का सिद्धांत। यानी कि बिफोर कोलिजन जो मोमेंटम है वो इक्वल किसके होगा, आफ्टर कोलिजन मोमेंटम की। तो यहाँ पर वेग के घटक कौन कौन से आए अपने पास में, एक तो घटक यहाँ पर अपनों ने देखा ये वाले डायरेक्शन में आया था अपना u2 cos थीटा टू, एंड इस डायरेक्शन में अपना जो वेग का घटक आया वो क्या था, u1 cos थीटा वन। ठीक है, मोमेंटम कंजर्वेशन का लगाएंगे। ओके, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनको हम डिस्कस करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।